हेलो एवरीवन, ये है आपका सर्किट डायग्राम 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर का। इसकी वर्किंग मैंने ऑलरेडी अपने यूट्यूब चैनल में अपलोड कर दी है, जिसको कि आप चेकआउट कर सकते हैं। 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर का ये इनपुट और आउटपुट वेव फॉर्म है, जिसके की कंपैरिजन किया गया है। और इस समय वर्किंग समझाते वक्त मैंने आप लोगों को कहा था कि इसका कंडक्शन पीरियड को बिल्कुल ध्यान रखिए कि किस एंगल से इसका कंडक्शन चालू होता है और किस एंड पे ख़त्म होता है। तो आप लोग याद करेंगे कि इसका जो कंडक्शन पीरियड होता है वो यहाँ से स्टार्ट होता है। सपोज़ करिए हर फेज़ में D1, D फेज़ में D2 और 3 फेज़ में D3 है। तो यहाँ से यहाँ तक कंडक्शन होता है। मतलब यहाँ पे अगर आउटपुट वेव फॉर्म में देखेंगे तो ये देखिए 30 डिग्री लिखा है और 150, 30 डिग्री से लेकर 150 डिग्री तक ये वर्क करता है या कंडक्ट करता है। और 150 माइनस 30 करेंगे तो 120, तो मतलब ईच डायोड वर्क्स फॉर 120 डिग्री। ये हमने पहले ही देख लिया था। अब ये जो 30 डिग्री है, 30 डिग्री का मतलब होता है आपका π/6। 30 π/6 से लेकर 150 मतलब 5 π/6 डिग्री तक ये कंडक्ट करता है। ये मैंने आप लोगों से कहा था कि ये कंडक्शन पीरियड को अब याद रखिएगा, ये डेरिवेशन के समय में आपका काम आएगा। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब हम डेरिवेशन करेंगे। डेरिवेशन वर्क करेंगे किसके लिए? 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर के लिए करेंगे। तो डेरिवेशन में हम करते हैं फॉर डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए। तो डिफरेंट एक्सप्रेशन ऑफ IDC, VDC, IRMS वैल्यू और VRMS वैल्यू, और आपके साथ में आपकी एफिशिएंसी भी हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव भी करेंगे। और साथ में आपका हो जाएगा रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे और डिराइव भी करेंगे साथ में। और इसके साथ में हम ये देखेंगे फॉर्म फैक्टर भी हम डिराइव करेंगे और वैल्यू भी कैलकुलेट करेंगे। तो ये डिफरेंट एक्सप्रेशन के लिए हम डेरिवेशन वर्क करेंगे। अभी आप देख लेते हैं कि 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर में हम ये मान लेते हैं कि 3 फेज़ है इसमें। जैसे कि हमने डायग्राम में देखा था, 3 फेज़ हमने लिखे थे, VA, VB और VC, 3 फेज़ थे। अब हम ये मान लेते हैं कि ये जो तीनों फेज़ है, सपोज़ करिए कि जो फेज़ वैल्यू है ना, जो फेज़ वैल्यू है इन जो तीनों फेज़ की, फेज़ वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये हम मान लेते हैं कि V10 है। और तीनों फेज़ जो हैं वो बैलेंस हैं। तो मतलब तीनों फेज़ के जो फेज़ वोल्टेजेस हैं वो इक्वल है। तो हम ये लिख लेते हैं V10, V20 एंड V30 ऑल आर इक्वल। ठीक है, ये इक्वल वाला साइन है। तो एक सेकेंड, इसको और करेक्ट कर लेते हैं। ये देखिए ऑल आर इक्वल। और ये इसका जो एक्सप्रेशन होगा वो होगा इक्वल टू, क्योंकि ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू है ना, तो ये VM साइन ओमेगा टी इक्वल होगा। ये आप लोग जानते होंगे, ये एक्सप्रेशन जो है ये वाला, ये आपका इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का इक्वेशन है। अब ये हमने अज्यूम कर लिया है, ये मान लिया कि तीनों फेज़ आपके बैलेंस हैं। अब हम ये देखते हैं, अब हम ये मानते हैं कि अगर ये वोल्टेज आपका इक्वल है ना, तो आपके जो डायोड, जो पर फेज़ डायोड लगे हुए हैं, तो D1 डायोड, जैसे हमने अभी इसके पहले भी आपको डायग्राम दिखा करके मैंने कहा था, जो वेव फॉर्म के डायग्राम, तो उसमें ये कहा था कि D1 डायोड है वो कंडक्ट करता है आपका, कंडक्ट कब से करता है? π/6 से लेकर के 5 π/6 तक का वर्क करता है, कंडक्ट करता है, जो कि 120 डिग्री का होता है ना पीरियड। तो अब हम ये मान लेते हैं कि जब जो D1 से, जो डायोड से करंट फ्लो हो रही, करंट थ्रू डायोड D1 के थ्रू फ्लो होने वाली है ना, तो इसकी जो इक्वेशन होगा वो भी इसी तरह से होगा आपका। तो I1 सपोज मान लेते हैं, D1 डायोड से कंडक्ट होने वाली करंट I1 है, तो आपका ये जो एक्सप्रेशन होगा I के लिए है ना, VM आपको मालूम है वोल्टेज अपॉन R करेंगे, मतलब रेजिस्टेंस करेंगे तो I निकलता है, तो VM/RN और साइन
ओमेगा टी, वही वाला एक्सप्रेशन है, वी वाला एक्सप्रेशन है, उसमें अगर आर एल से हम डिवाइड कर देते हैं तो आई मिलता है, जहाँ हम जानते हैं। और यहाँ पे हम ओमेगा टी की वैल्यू को हम इस तरह से रखते हैं कि ये इसकी वैल्यू π/6 से लेकर के ओमेगा टी और 5π/6 तक होती है। ये हम है, मतलब ओमेगा की वैल्यू कहाँ से कहाँ वेरी करेगी, π/6 से लेकर के 5π/6। तो इस तरह से हम आगे इसका और एक्सप्रेशन डिराइव करते हैं कि हमको निकालना है आईडीसी की वैल्यू। तो इसलिए जो हम, ये आपका इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट हो गया, इसलिए अब ये है आपका आईडीसी की वैल्यू के लिए हम इक्वेशन निकालते हैं, किस तरह से डिराइव करेंगे। तो IDC1 मतलब आपका जो D1 डायोड के थ्रू करंट जो फ्लो हो रही है वो IDC1 है। तो ये DC औसत करंट की बात हो रही है, एवरेज करंट की बात हो रही है, तो ये आपका एवरेज करंट है या DC करंट है मान लीजिए। तो 1/2 मतलब 1/2 आपका 2 का एक साइकिल होता है। अब ये इसका इंटीग्रेशन करेंगे, जो DC करंट है, जो इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट है उसके हम उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। तो ये ये जो आपका इंटीग्रेशन आ गया, इसकी जो लिमिट लगाते हैं π/6 से लेकर के 5π/6। अब ये जो वैल्यू है I1 की जो वैल्यू है उसको हम यहाँ पे रख देते हैं Vm/RL साइन ओमेगा टी एज इट इज़ रहेगा, और इसको हम इंटीग्रेट करते हैं डी ओमेगा टी के विद रिस्पेक्ट टू। अब यहाँ पे हमको मालूम है कि हमने ये जो अज्यूम किया था कि तीनों जो मतलब सेकेंडरी है वो बैलेंस्ड है ना। तो तीनों फेज़ के जो वोल्टेज थे वो सब इक्वल थे। अब हम ये मानते हैं कि तीनों फेज़ जो IDC1 मतलब तीनों फेज़ मतलब IDC1 मतलब जो D1 के थ्रू करंट फ्लो हो रही थी, और जो D2 IDC2 और D3 के जो थ्रू फ्लो हो रही थी करंट IDC3, ये जो करंट है इन सब का अगर मिला दिया जाए तो एक जो करंट ले लेते हैं, टोटल करंट होती है वो हो जाएगी IDC। तो IDC इज इक्वल टू IDC1 IDC2 IDC3 क्या हम रख लेते हैं। अब हमको ये मालूम है कि ये IDC1 जैसे हमने कहा था ना, IDC1 IDC2 और IDC3 इक्वल है ना। तो ये जो हो जाएगा आपका IDC जो टोटल एवरेज करंट होगी, है ना, ये आपकी एवरेज करंट होगी टोटल, ये हो जाएगी IDC1 IDC3 IDC इक्वल है, इसलिए हम उसको ऐसा मान लेते हैं कि 3IDC1 के इक्वल है, क्योंकि सारी करंट D2 और D3 के इक्वल है, इसलिए अब हम इसको टोटल में निकाल लेते हैं कि टोटल आपकी IDC करंट की वैल्यू क्या होगी। तो ये हो गया आपका IDC, हम वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं, तो इक्वल टू जो हमने देखा था अभी जो निकाला 3IDC, तो 3 ये हो गया, 1/2 था तो ये हो गया 3/2, और जो कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रेशन के अंदर की वो है Vm और RL, जिसको कि हम बाहर निकाल लेंगे। अब इंटीग्रेट करेंगे हम साइन ओमेगा टी, क्योंकि वो वेरिएबल क्वांटिटी है, और विद रिस्पेक्ट टू डी ओमेगा टी करेंगे। अब इसका जो लिमिट है इंटीग्रेशन का वही रहेगा π/6 से लेकर के 5π/6 तक। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करते हैं हम, तो ये वाली जो क्वांटिटी है बिल्कुल सेम रहेगी, 3/2 Vm/RL एज इट इज़। अब साइन ओमेगा टी को आप जानते हैं, अगर इसका इंटीग्रेशन करते हैं तो कॉस ओमेगा टी मिलता है, और कॉस ओमेगा टी का अब लिमिट हम लगाएंगे वही π/6 से लेकर के 5π/6 रहेगा। अब ये देखेंगे कि आगे इसको और सिंप्लीफाई कैसे करते हैं। तो अगर आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और कॉस π/6 से लेकर के 5π/6 वाली लिमिट अगर लगाते हैं तो आपकी IDC की वैल्यू आ जाएगी 0.827
Vm/RL। ये आपकी IDC की वैल्यू निकल के आ गई। अब हमको ये मालूम है, अब हमको IDC निकल गया है तो हम VDC निकाल सकते हैं, क्योंकि VDC की वैल्यू इक्वल होते V, मतलब V वोल्टेज की इक्वल टू होता है I इंटू R, है ना। तो अगर VDC अगर हमको निकालना है तो ये IDC की वैल्यू और RL, R मतलब RL हो जाएगा। तो ये क्या हो गया आपका I इंटू RL, तो RL कैंसल आउट हो जाएगा और VDC की वैल्यू हो जाएगी 0.827 Vm। मतलब ये हुआ कि आपका जो VDC की वैल्यू है वो लगभग 82.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी। तो इस तरह से ये IDC और VDC का एक्सप्रेशन हमने डिराइव कर लिया। अब इसके बाद में हम RMS वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे एक्चुअली। तो इसके लिए RMS वैल्यू के लिए आप लोग जानते हैं IRMS का फॉर्मूला भी है, आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा। IRMS के लिए अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो सेम चीज़ रहेगी, बाकी सारा सेम रहेगा आपका, बस अंदर की क्वांटिटी स्क्वायर रूट में आ जाती है ना। तो ये क्या है 3/2 इंटीग्रेशन हमारा एज इट इज़ है, लिमिट भी हमने π/6 से लेकर के 5π/6 रखी है एज इट इज़। और आपका जो Vm साइन ओमेगा टी है अपॉन RL है, ये क्वांटिटी आपकी स्क्वायर में आ जाती है, ये d⍵t विद रिस्पेक्ट टू, या आप यहाँ पे ये लगा लीजिए स्क्वायर, यहाँ तो या इसमें स्क्वायर लगा लीजिए, या फिर आप इसका अंडर रूट भी कर सकते हैं। तो जैसा भी है आप दोनों में से कोई भी चीज़ कर सकते हैं। तो हम ये देख लेते हैं IRMS को, इसके लिए हम पूरे इसमें ब्रैकेट लगा करके हाफ लिख देते हैं, जो कि अंडर रूट को शो करेगा। अब IRMS की वैल्यू को, इस एक्सप्रेशन को हम और सिंप्लीफाई करते हैं, बाकी सारी आपकी जो कांस्टेंट वैल्यू है इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगी। तो ये बिल्कुल हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 3/2 फिर वही हो गया आपका Vm स्क्वायर है क्योंकि स्क्वायर वैल्यू बाहर आ जाएगी, RL भी आपका स्क्वायर में है, तो इसको दोनों को हम ऐसा ब्रैकेट में डाल करके स्क्वायर लिख सकते हैं। अब ये है आपका कि जो इंटीग्रेशन के अंदर जो क्वांटिटी रहेगी वो है रहेगी आपकी साइन स्क्वायर ओमेगा टी और d⍵t के विद रिस्पेक्ट टू उसका इंटीग्रेशन किया जाता है। लिमिट आपकी सेम रहेगी, यहाँ जगह नहीं इसलिए मैं नहीं लिख रही। अब अगर इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये वाली क्वांटिटी तो बाहर वाली एज इट इज़ रहेगी 3/2 Vm/RL का स्क्वायर, और ये जो साइन स्क्वायर ओमेगा टी है इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं इंटीग्रेशन करने के लिए, क्योंकि उसका थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है, ये आप लोग मैथ्स में पढ़े होंगे। तो साइन स्क्वायर को थीटा को हम लिखते हैं 1 - cos 2 ω t हो जाएगा यहाँ थीटा की जगह अपॉन 2, ये आ गया आपका d⍵t। यहाँ के बाद हम आ जाएंगे फिर से नेक्स्ट स्टेप में। इसमें आप अगर 1 - cos 2 ω t अपॉन 2 को अगर हम इंटीग्रेट करते हैं तो आप लोग घर में आप करके भी देख लेंगे कि किस तरह से इंटीग्रेशन किया जाता है। तो बाकी क्वांटिटी जो रहेगी उसमें जो भी निकलेगी उसमें हम लिमिट लगा देंगे, लिमिट वही रहेगी आपकी π/6 से लेकर 5π/6। तो आपका जो RMS की वैल्यू आएगी IRMS वो आपकी आ जाएगी 0.84 Vm/RL। ये अंडर रूट है ना 1/2, इसलिए Vm और RL का जो स्क्वायर था, ये वाला जो स्क्वायर वाली क्वांटिटी थी, बाकी जो ब्रैकेट था 1/2, तो ये 2 कैंसिल आउट होकर के इसका स्क्वायर हट जाएगा, इसलिए Vm/RL आएगा। तो ये IRMS की वैल्यू आपकी आ गई, IRMS की वैल्यू आ गई आपकी ये
अब हमको ये मालूम है इसके लिए V इज इक्वल टू आई इंटू आर होता है, इसके पहले भी मैंने बताया था। तो वो वही करेंगे तो हमारा VRMS की वैल्यू आ जाएगी। तो VRMS की जो वैल्यू है वो आ जाएगी 0.84 VM। तो ये दो एक्सप्रेशन हमने डिराइव किए हैं इसके थ्रू। तो ये आपको याद रखना है, यहाँ पे भी हम कह सकते हैं कि जो मैक्सिमम वैल्यू है उसका लगभग 84% कन्वर्ट हो जाता, मतलब मिलता है आपका RMS वैल्यू के रूप में। ये आपका एक्सप्रेशन हो गया। अब हम कैलकुलेट करेंगे एफिशिएंसी। एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए हमको ये देखना है कि एफिशिएंसी क्या होती है। एफिशिएंसी मतलब आपकी हो गई, इससे डिनोट करते हैं आउटपुट अपॉन इनपुट, ये आप लोग जानते ही हैं। तो इनपुट और आउटपुट, क्योंकि यहाँ पे हमने देखा था जो हमारा ये 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर था, डेल्टा स्टार, डेल्टा मतलब ये इनपुट हमने दिया था और सेकेंडरी था ट्रांसफार्मर का, तो हर फेज़ में एक एक डायोड लगे हुए थे। तो ये जो सेकेंडरी है इसके बाद में हमने इसको रेक्टिफाइड आउटपुट लिया इससे। तो ये क्या हुआ कि इसके जो सेकेंडरी में है आपका, ये आपको AC ही ट्रांसफ़र होता है सेकेंडरी में, लेकिन जो लोड है यहाँ पे लगा हुआ है उसके अक्रॉस हमने जो आउटपुट लिया है वो आपका DC है। तो इसके और इसके बीच में हम एफिशिएंसी निकालेंगे, ठीक। तो इस तरह से हम एफिशिएंसी के कैलकुलेशन के लिए हम देखेंगे कि जो ट्रांसफार्मर है, ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में है ना, जो आपको पावर मिल रहा है ना, पावर जो मिल रहा है वो उसका एवरेज पावर कितना है वो देखेंगे। एवरेज पावर हम कैलकुलेट करेंगे, डिराइव करेंगे उसका फॉर्मूला, उसके बाद में फिर एफिशिएंसी कैलकुलेट करेंगे। तो ये एवरेज पावर के लिए को हम लिखते हैं एवरेज, P एवरेज, तो इसे हम डिनोट कर रहे हैं, ठीक है। अब देख लेते हैं कि कैसे करेंगे। अब ये देखेंगे P एवरेज मतलब एवरेज पावर हम निकालने के लिए एक्सप्रेशन वही है आपका, तीनों फेज से 3/2 पाई, और आपका VNI मतलब ये लिमिट भी आपकी π/6 से लेकर 5π/6, ये है 5π/6, और पावर है तो ये हो जाएगा आपका I इंटू V, स्मॉल I स्मॉल V। इसको इंटीग्रेट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू d⍵t, तो ये d⍵t हो गया। अब इसको और सिंप्लीफाई करते चलते हैं हम, 3/2 पाई आपको मालूम ही है, लिमिट भी वही है, मैं बार बार नहीं लिखती हूँ, ठीक है। अब ये देखना I का एक्सप्रेशन जो हमने पहले डाला था और V का जो डाला था, है ना, तो दोनों को अगर हम मिला दें तो हमको मिलेगा VM² अपॉन RL साइन स्क्वायर ⍵t और d⍵t। इसको फिर हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो PAV की एक सेकेंड तो PAV की वैल्यू आपकी वही आएगी, इसको हम कैलकुलेट करेंगे 3/2 पाई VM² अपॉन RL। ये क्वांटिटीज़ कांस्टेंट है तो इसको हम बाहर ले लेते हैं इंटीग्रेशन के। अब आपका जो एक्सप्रेशन हो जाता है, केवल आपका साइन स्क्वायर ⍵t आ गया, जैसे कि हमारे पहले इसमें भी आया था, ये 5π/6 और साइन स्क्वायर ⍵t और ये d⍵t, ठीक। इसको फिर से आपका साइन स्क्वायर, इसको आप फिर लिखेंगे 1 - cos 2⍵t अपॉन 2, और फिर उसको इंटीग्रेट करेंगे। फिर इंटीग्रेट करेंगे तो आपको जो वैल्यू मिलेगी, जो फाइनल वैल्यू इसकी P एवरेज पावर की, वो मिलेगी आपके 706 VM² अपॉन RL।
ठीक, तो ये आपका हो गया एक्सप्रेशन किसका, पी एवरेज पावर के लिए। ये जो पावर है आपका एवरेज पावर है, ये इनपुट पावर का है, क्योंकि सेकेंडरी से ही हमारी बात हो रही है और सेकेंडरी से ही हम ले रहे हैं एफिशिएंसी कैलकुलेट कर रहे हैं। अब ये पी एवरेज वैल्यू हमको इसको याद रखना है। अब हम देखेंगे कि एफिशिएंसी कैलकुलेट करने के लिए जो रेक्टिफायर एफिशिएंसी होती है, ये रेक्टिफायर एफिशिएंसी ये इससे शो करते हैं। अब आपका जो आउटपुट हो गया और इनपुट होता है ये मालूम है हमको, तो हमने जो एवरेज आउटपुट वोल्टेज जो निकाला है हमने एक्सप्रेशन में, और एवरेज करंट या आउटपुट करंट भी कह सकते हैं आप, बात एक ही है, यहाँ जगह नहीं इसलिए नहीं लिखते हैं। और जो सेकेंडरी से जो प्राप्त हो रहा है हमको, सेकेंडरी से प्राप्त पावर मतलब जो आपका PAV है वो यहाँ लिखेंगे, क्योंकि ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी में जो एवरेज पावर मिल रहा है वो ये है, वो इनपुट कहलाएगा इस केस में। तो इस तरह से हमारा जो इसका एक्सप्रेशन हो जाएगा, ये एवरेज आउटपुट DC आउटपुट इंटू IDC अपॉन P एवरेज, ये हो गया। और अगर हम परसेंटेज में एफिशिएंसी कैलकुलेट करना चाहते हैं तो ये मल्टीप्लाइड बाय 100 होता है, ये आप लोग जानते हैं। अब इसलिए जो एफिशिएंसी विल बी आपका IDC और VDC की वैल्यू को आप यहाँ पे पुट अप करेंगे। तो IDC की वैल्यू कितनी थी आप याद करिए, VDC कितनी है 0.827 VM, और IDC की वैल्यू आपकी वही थी 0.827 VM/RL। ठीक है, ये IDC था। अब इसके बाद आपका P एवरेज की जो वैल्यू थी वो था आपका 0.706 VM 0.06 VM²/RL। ठीक, इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं तो हमको जो वैल्यू मिलती है, ये क्योंकि VM और ये वाला अच्छा ये वाला VM और ये वाला VM² हो जाएगा और इससे कट हो जाएगा, और ये RL और RL यहाँ से कैंसल आउट हो जाएंगे। तो हमको जो वैल्यू मिलेगी एफिशिएंसी वो मिलेगी 96.5%। तो ये जो एफिशिएंसी है आपकी, ये देखिए 96.5 मतलब इतनी ज़्यादा आपको एफिशिएंसी मिल रही, मतलब आपका जो रेक्टिफायर आउटपुट है वो काफ़ी अच्छा है। मैक्सिमम जो इनपुट पावर है, जो AC पावर है, वो आपका चेंज हो रहा है DC पावर में, जो 96.5%। अब इसके बाद हम फॉर्म फैक्टर और रिपल फैक्टर कैलकुलेट करेंगे। तो फॉर्म फैक्टर आप लोग जानते हैं, फॉर्म फैक्टर ये अपने इलेक्ट्रिकल बेसिक इलेक्ट्रिकल में आपने पढ़ा होगा। तो फॉर्म फैक्टर को F से शो करते हैं। फॉर्म फैक्टर मतलब RMS वैल्यू और DC वैल्यू का रेशो होता है, मतलब या वोल्टेज लीजिए या करंट लीजिए, तो IRMS अपॉन IDC, या फिर आपका होता है VRMS अपॉन VDC। तो ये जो वैल्यू है आपकी, कोई भी आप एक्सप्रेशन ले लीजिए, VRMS वैल्यू जो होता है 0.840 VM, और VDC की वैल्यू होती है 0.827 VM। VM कैंसल आउट हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए आपका जो फॉर्म फैक्टर है वो आ जाता है आपका 1
0.015। अब ये है, इसके बाद हम ये फॉर्म फैक्टर की वैल्यू हो गई। इसके बाद हम निकालेंगे रिपल फैक्टर। रिपल फैक्टर के लिए इसको डिनोट करते हैं इससे। और रिपल फैक्टर का अगर एक्सप्रेशन हम देखेंगे, जो फॉर्मूला है वो रहेगा आपका फॉर्म फैक्टर से निकल के आता है। तो फॉर्म फैक्टर f² - 1। तो इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर देंगे, फॉर्म फैक्टर की वैल्यू को, तो हमारा रिपल फैक्टर आ जाएगा। तो रिपल फैक्टर इक्वल टू √1.015 जो अभी हमने कैलकुलेट किया, स्क्वायर माइनस 1। तो आपका रिपल फैक्टर आ गया 0.017। तो यहाँ से आप देखिए, ये हमारा जो सर्किट है 3 फेज़ हाफ वेव रेक्टिफायर है ना। तो इसका जो रिपल फैक्टर आप लोग यहाँ पे जो देख रहे हैं 0.017 में। अब यहाँ पे आप देखिए कि इसको अगर कंपैरिजन करते हैं, किसको, इस रिपल फैक्टर को हम कंपैरिजन करते हैं किससे, हम कंपैरिजन करते हैं सिंगल फेस हाफ वेव रेक्टिफायर से। ये हाफ वेव रेक्टिफायर से अगर हम इसको कंपैरिजन करते हैं, तो आप याद करिए कि जो रिपल फैक्टर है आपका, रिपल फैक्टर है किसमें, इन केस ऑफ सिंगल फेज हाफ वेव रेक्टिफायर केस में 1.21 था। तो 1 वैल्यू थी यहाँ पे, देखिए 1 में आ रहा था। लेकिन अगर हम सिंगल फेज फुल वेव की बात कर रहे थे, तब हमने ये देखा था कि जो रिपल फैक्टर है आपका वो हो रहा था 0.48। तो ये इस वैल्यू से देखिए, जैसे ही हम फेज़ बढ़ाते हैं, मतलब ये हाफ वेव था, फुल वेव किया तो इतना कम हो गया, पहले 1.21 था। अब इसलिए हम क्या करते हैं कि किया हमने जैसे ही हम इसके नंबर ऑफ़ फेजेस बढ़ाते हैं ना, जैसे कि ये हमने 3 फेज़ कर दिया, तो अभी देखिए 3 फेज़ हाफ वेव में कितना हो गया आपका रिपल फैक्टर हो गया 0.17। तो ये 0.1 में इसकी वैल्यू आ गई। तो अगर हम नंबर ऑफ़ फेज़ बढ़ाते हैं तो ये रिपल फैक्टर की वैल्यू कम हो जाती है। रिपल फैक्टर की वैल्यू कम से कम होनी चाहिए। लेकिन रिपल फ्रिक्वेंसी की जो बात करते हैं, रिपल फ्रिक्वेंसी वो जो होती है वो होती है आपकी, ये आपकी ज़्यादा होनी चाहिए। रिपल फ्रिक्वेंसी ज़्यादा होती तब है जब हम नंबर ऑफ़ फेज़ बढ़ाते हैं। तो अगर हम 6 फेज़ कर देते हैं ना, सपोज़ करिए 6 फेज़ कर दिए, तो आपकी ये रिपल फ्रिक्वेंसी भी इंक्रीज़ हो जाती। तो इन रिपल फ्रिक्वेंसी अगर इंक्रीज़ हो जाती है तो मतलब उसका रिपल फैक्टर काफ़ी कम हो जाता है। रिपल फैक्टर कम हो जाता है मतलब हमको प्योर डीसी मिलने लगता है। रिपल फैक्टर आपका कम होने से आप प्योर डीसी लेते हैं, मतलब आपकी प्योर डीसी प्राप्त होती है रेक्टिफाइड आउटपुट में। उसको हम फ़िल्टर कर देते हैं, उसको एलिमिनेट कर देते हैं जो भी एसी कंपोनेंट, मतलब हम कहते हैं कि रिपल्स प्रेजेंट है रेक्टिफाइड आउटपुट, मतलब रेक्टिफायर की जो आउटपुट में जो मिलता है हमको डीसी, वो रेक्टिफाइड आउटपुट रहता है, उसमें एसी कंपोनेंट रहते हैं। इस कंपोनेंट को हम रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं या फ़िल्टर कर देते हैं फ़िल्टर सर्किट से, है ना। फ़िल्टर सर्किट्स हम यूज़ करते हैं। तो जैसे जैसे 2-3 स्टेज में अगर हमने फ़िल्टर यूज़ कर लिया है तो हमको काफ़ी हद तक प्योर डीसी मिलती है, मतलब इस तरह से आपको प्योर डीसी मिलती है। अदरवाइज़ आपका जो रेक्टिफाइड आउटपुट है वो इस तरह से मिलता है, ठीक। तो इस तरह से हम नंबर ऑफ़ फेजेस इंक्रीज़ करते हैं। फुल वेव 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर का भी हम डेरिवेशन करेंगे और उसमें देखेंगे कि किस तरह से वैल्यूज़ चेंज हो रही हैं और किस तरह से हमको बेटर डीसी मिल रही है। तो आई होप आप सब लोगों को समझ में आ गया होगा। इसका जो वर्किंग है उसका यूट्यूब चैनल में मैंने अपलोड कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं, कभी भी चेकआउट कर सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को मैं 3 फेज़ फुल वेव रेक्टिफायर का डेरिवेशन करके दिखाऊंगी। तब तक के लिए बाय बाय।